हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साउंड। इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट पाठशाला आपके लिए लेके आया है क्लास 9th और क्लास 10th की सीरीज, जो कि साइंस और मैथ की होने वाली है। और 11th-12th में आपको बोर्ड्स प्लस IIT JEE और नीट के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या हम लोग कह सकते हैं वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, साथ साथ मटेरियल। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप लोग चाहे तो टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी लिंक। आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। सारी पीपीटीज वगैरह मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, पीपीटीज प्लस जो भी नए नए क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका सफ़र IIT नीट तक लेके जाऊंगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं IIT और नीट, तो उस तक का सफ़र हमारा रहने वाला है। प्लस मैं बता दूं, मेरा नाम आकाश है। मैं खुद रैंक होल्डर रहा हूँ IIT JEE 2018 में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला साउंड। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं रिवीजन सीरीज लेके आऊँगा। रिवीजन में क्या होगा, जब आपके एग्जाम और करीब आ जाएंगे तो रैपिड रिवीजन होगा। तो उसमें 5 to 10 मिनट्स की वीडियोस होंगी, माइंड मैप से मैं बता दूंगा हर चैप्टर का। आपके सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। आप बने रहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह चला जाएगा उस टाइम, एग्ज़ाम का टाइम। तो आप खाते वक्त या बैठे हुए हैं देख सकते हैं, ब्रश कर रहे हैं तो देख सकते हैं। तो काफ़ी छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज में। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, उस टाइम में कराऊंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मैं बोल रहा हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें सिंपल क्या है कि सोर्सेज ऑफ साउंड होते हैं, ये वेरियस काइंड के होते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं। इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हर रोज नया इन्वेंशन करते जाओ आप लोग तो साउंड प्रोडक्शन करते हैं वो लोग। तो जैसे कि इसमें 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ड्रम वगैरह, शादियों का आज के समय में शादियों का सीजन चल रहा है, तो इस समय आप लोग देखते होंगे ड्रम वगैरह, बैंड बाजा वगैरह बजते रहते हैं, डीजे वगैरह होता है। ठीक है, ये मीडियम क्या होते हैं, ये मीडियम होते हैं साउंड के प्रोडक्शन के। और क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, इस पे हिट करते हैं जब हैमर से, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ये ऊपर का पोर्शन जो होता है, ये लेदर पोर्शन, ये वाइब्रेट करता है, उससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। व्हेन वी प्ले ए गिटार, द स्ट्रिंग ऑन इट मेक्स टू एंड फ्रो मोशन एंड प्रोड्यूसेस साउंड। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग को हम लोग जब प्लग करते हैं, ठीक है, इसकी गिटार की स्ट्रिंग को, तो क्या होता है उस समय कि वो जो स्ट्रिंग का वो स्ट्रिंग होती है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन मतलब कैसा, ऐसे ऐसे अपने मीन पोजीशन पे पेंडुलम की तरह। ठीक है, ये वाइब्रेट करती है। वैसे ये भी जो ये लेदर का सब्सटेंस था, ये भी ऐसे ही वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को प्लग करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उससे क्या होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और उन वाइब्रेशन से साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, हमारी वोकल कॉर्ड होती है वो भी मोशन करती है। वोकल कॉर्ड क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है हमारे लिए। आगे बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड मूवमेंट कैसे करता है। ठीक है, साउंड को देखो मीडियम चाहिए मूवमेंट के लिए, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम मतलब क्या, ना पे जहां पे ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो ना गैस हो। आगे हम एग्जांपल देखेंगे वैक्यूम का, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, इसको मीडियम चाहिए। मीडियम कैसा भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। साउंड क्या होता है, जब यहां से एनर्जी अपनी रिलीज करेगा, वाइब्रेशंस रिलीज करेगा, तो ये जो पास के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी ले करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। ठीक है, और कहीं पे जाके ये इकट्ठा होंगे, इस एरिया को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन।
और जहां पे डेंसिटी जब ये कंप्रेशन करेगा तो कहीं ऐसी होगी डेंसिटी जहां से ये मूव करके आए हैं वहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, यहाँ मान लो एक पार्टिकल था, ये गया अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर करके फिर ये अपने पोजीशन पे आ गया, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। वेव तो डिस्टरबेंस जो इसने क्रिएट की वो तो आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ रही है, लेकिन पार्टिकल यहाँ पे ध्यान देना मूव नहीं कर रहा है। हाँ पार्टिकल मैंने बोला इसलिए क्या है, मीडियम है, ये पार्टिकल क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। और वैक्यूम में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता, मौजूद होता जिस जो ये वाइब्रेशन कैरी करे यहां से लेके यहां तक। तो समझ में आ गया, ये जो पार्टिकल यहाँ का भी पार्टिकल होगा वो ट्रू यहाँ पे जाएगा, कंप्रेशन करेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर जब एनर्जी मिलेगी फिर ये आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, ठीक है। कितना समझ में आया। अब यही दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, यहीं पे समझ लेते हैं एक चीज, कंप्रेशन आगे मैं समझाऊंगा, वेवलेंथ वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड। ये जो वेव टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनता है। चले आगे, आगे बात करते हैं। अब जैसे दिखाया गया था साउंड, मैंने बताया साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया है एनसीईआरटी में। तो एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया गया है, ये आईसीएससी वालों के लिए भी हेल्पफुल है, आईसीएससी क्लास 9 एंड 10th में साउंड चैप्टर है, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें क्या है, टू इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यहाँ पे देखो ये लगाया गया, इलेक्ट्रॉनिक बेल लगाई गई। अब क्या किया गया, पहले तो एयर फिल थी, इस कनेक्शन को जोड़ा गया स्विच के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये इलेक्ट्रिक बेल रिंग हुई। अब क्या था, पहले यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या थे, प्रेजेंट थे, गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, तो क्या हुआ, हमें आवाज सुनाई दी, उसमें एक वैक्यूम पंप भी लगाई गई थी, फिर ये वैक्यूम पंप को चालू कर दिया गया, ठीक है। तो चालू कर दिया गया, उसके बाद क्या हुई, सारी एयर यहाँ से पास आउट हो गई, सारी एयर को निकाल लेगा वैक्यूम पंप, अब यहाँ पे खाली हुआ, फिर जब ये दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो आवाज हमें बाहर नहीं सुनाई दी, ठीक है, साउंड बाहर नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। अब बात करते हैं साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दो तरह की वेव्स होती हैं, हम लोग को कॉमनली पढ़ना होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे साउंड जो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इसमें टू एंड फ्रो मोशन करते हैं पार्टिकल, कैसा करते हैं मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, डिस्टरबेंस तो आगे बढ़ेगा ही इसमें, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल इसलिए होता है, जो मोशन ऑफ द पार्टिकल प्लस मोशन ऑफ द डिस्टरबेंस ये सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रांसवर्स वेव की बात की जाए तो वहां पे जो पार्टिकल होंगे वो अप डाउन मोशन करेंगे, अप डाउन मोशन करते हैं और डिस्टरबेंस आगे जाती है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये होते हैं, पार्टिकल अप डाउन करेगा और जो डिस्टरबेंस होगी वो आगे की तरफ बढ़ेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होता है, पहला क्या हुआ, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये जहां इसकी मीन पोजीशन रही होगी वहां से पार्टिकल जितना मोशन किया होगा, मैक्सिमम मोशन, मतलब यहां से लेके यहां तक ले लें डिस्टेंस, या यहां से लेके यहां तक ले लें, उसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होती है, जैसा मैंने पहले बताया, वेवलेंथ होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ, ट्रांसवर्स वेव की टर्म में बोलेंगे क्रेस्ट या ट्रफ बोल सकते हैं, या फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की के उसमें बोले या साउंड के करस्पॉन्डिंग हम लोग बोले तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक। अब टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में, एक वेवलेंथ चलने में साउंड के डिस्टरबेंस को जितना टाइम लगे उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, नंबर ऑफ मूवमेंट या रेवोल्यूशन जो भी बोल सकते हो आप लोग, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकेंड।
1/t को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कितने टाइम वो रिपीट हो रहा है पार्टिकुलर सेकंड में, एक सेकंड में कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होता है, लेमडा बाई वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड, तो यही तो हुआ। अब टाइम पीरियड सेम रहता है, अभी हम सेम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो सेम ही है, मतलब इसकी एनर्जी कहीं डिसिपेट नहीं हो रही है। अब वेवलेंथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ, 3 लैम्डा मान लो हो गया। टाइम पीरियड 3t हो गया, तो 3 कैंसिल हो जाता है, तो एक ही और लेमडा और एक ही टी से काम हमारा चल जाता है। तो स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो लेमडा बाई टी होती है। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेमडा इंटू 1/t। और हमने पढ़ा है ये जो लेमडा होता है, ये 1/t होता है, म्यू के बराबर होता है। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, अब स्पीड ऑफ द साउंड की बात करते हैं। वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में क्या होता है कि कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है, नो पार्टिकल प्रेजेंट, इसलिए क्या होती है, साउंड की स्पीड ना के बराबर होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब सबसे कम गैस में होती है, गैस के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। अब केमिस्ट्री आती है यहाँ पे, स्टेट ऑफ मैटर, तो पार्टिकल दूर होते हैं गैस के। इससे क्या होगा, इसको एनर्जी जब डिस्टरबेंस पहुंचानी होगी, इसको दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, गैस काफी टाइम लगेगा, तो इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। लिक्विड में थोड़े और पास होते हैं, तो इसको जल्दी से पहुंचा के ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जल्दी से पहुंचा के वापस आ जा रहा है तो इसको टाइम कम लगेगा। और सॉलिड में तो बहुत पास होते हैं, इसमें तुरंत पहुंचा देते हैं। जैसे मैंने हिट किया इस टेबल को, तो साउंड बहुत तेजी से, अगर मैं वहां पे कान लगाऊं तो बहुत तेजी से पहुंचेगा। ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, लाउडर साउंड सुनाई देगा। तो इससे क्या होता है कि ये फास्टर होता है सॉलिड में। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इको। इको क्या होता है कि जैसे कि हम लोग मान लो कमरे वगैरह में बैठे रहते हैं, बड़ा कमरा कमरा है या हॉल है, अगर खाली है, तो क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं किसी दीवार के सामने खड़े होकर के, या फिर आप किसी बड़ी सी वॉल ले लो, उसके सामने खड़े हो कुछ दूरी पे, तो क्या होता है, कुछ समय बाद हमें अपनी आवाज खुद सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इको होता है वहां पे, इको। ठीक है, इको का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। हम लोग कार्डियोग्राफी में क्या कहते हैं, जब हार्ट वगैरह की सर्जरी होने से पहले इको परफॉर्म किया जाता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो इको होता है। ठीक है, तो सबका काम यही है, मतलब लॉजिक यही होता है उनके पीछे। क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे फ्रंट में है और तुमने बोला, तो तुम्हारा जो साउंड होगा वहां से जाएगा, उसकी डिस्टरबेंस आगे जाके उस वॉल से टकरा के वापस आएगी। कुछ टाइम लैग होगा, टाइम होगा कुछ बीच में, और वापस तुम्हारे ईयर में सुनाई देगी। ठीक है, तो जब बोला और जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इसकी। तो हमारे क्या होता है ना, जो ऑडिटरी नर्व्स वगैरह होती हैं, जो पल्सेस वगैरह कैरी करती है, तो उनको कम से कम 0.1 सेकंड का ब्रेन को इंटरप्रेट करने में, साउंड को, तो जो मैंने बोला, पहले मैंने बोला, तो उसको इंटरप्रेट करने में साउंड को, हमारे ईयर को और हमारे नर्व्स को, हमारे ब्रेन को लगभग 0.1 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, इतना टाइम होना चाहिए, तभी हम दूसरा वाला सुन पाएंगे। दूसरा जो साउंड की डिस्टरबेंस आएगी, दूसरे जो साउंड की आवाज आएगी, उसको समझने के लिए हमें गैप चाहिए कितना, 0.1 सेकंड का। मान लो हमें 0.1 सेकंड का, अब मान लो ये डिस्टेंस डी है। अब साउंड जा भी रहा है, डिस्टरबेंस आ भी रहा है, और अप्रोक्सीमेटली एयर में जो होती है साउंड की स्पीड 340 होती है। कितनी, 340। तो ये देखो, साउंड गया भी आया भी, सिंपल स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगने वाला है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है स्पीड कितनी होती है एयर में, 340 होती है, डिस्टेंस हमें निकालना है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना, 0.1 सेकंड तो होना चाहिए कम से कम टाइम, तो कितना आ गया, 34 आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे डिस्टेंस आई है, ये टोटल ये गई भी है और आई भी है, मतलब इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, एग्जैक्ट 2d, 2d डिस्टेंस ट्रेवल की है साउंड ने। तो ये इक्वल्स टू 34, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
17। तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 17 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड होता है। 17 मीटर होनी चाहिए। आगे जो तुम्हारे ऑब्स्टकल है या कोई दीवार है, उसके और तुम्हारे बीच की डिस्टेंस 17 मीटर कम से कम होने चाहिए, जिससे आप लोग इको को सुन सकें। ठीक, आगे बात करते हैं। अब रिवर्बरेशन क्या होता है? ये सब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही पार्ट आता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप स्टेज पे कभी ऑडिटोरियम वगैरह पे अपने स्कूल वगैरह में बैठते हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं साउंड के। कभी ऊपर से जाके यहाँ साउंड तो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मीडियम जहां पाएगा वहां ट्रेवल करेगा। तो कभी यहाँ से ऐसे ट्रेवल होके रिफ्लेक्ट होता है, कभी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसको कोप अप करने के लिए हमें क्या क्या यूज करते हैं? The roof of and the walls of the auditorium are generally covered with the sound absorbent material like compressed fireboard, rough plastic और draperies। तो इसमें क्या होता है कि थर्माकोल वगैरह, सिंपल बात करते हैं, थर्माकोल फाइबर बोर्ड वगैरह से ऑडिटोरियम कवर होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो। जो यहाँ पे बोल रहा है, अगर यहाँ पे स्टेज पे कोई खड़ा होकर बोल रहा है तो डायरेक्ट साउंड सुनाई दे, ये वाला रिफ्लेक्शन ना हो। यहाँ पे क्या हो जाए, साउंड एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाए, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक ना हो। ठीक है, इसको सुनाई देना तो साउंड डायरेक्ट जाए इसके पास। अब सोनार की बात कर लेते हैं। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, एक मूवी है के मेनन की, उसमें इसका काफी अच्छा यूज दिखाया गया है। के मेनन की गाजी अटैक है, द गाजी अटैक करके है। उसमें ये काफी इंटरेस्टिंग वे में इसका यूज हुआ है। मतलब पूरी मूवी का लास्ट सीन ही इसी पे डिपेंड है। तो उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस वगैरह ये पता करने के लिए शिप वगैरह की, तो क्या होता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये इको का ही एक सोच सकते हैं, इको ही हो रही है, हमें डिस्टेंस ही पता करनी है। तो इको में क्या होता है, और कि डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टकल रखा है या दीवार है, तो हमारी आवाज खुद हमें सुनाई देती है। वही काम इस सिप को, सिप से भेजी गई, मान लो यहाँ से ट्रांसमीटर लगा देते हैं एक जगह। ट्रांसमीटर से कुछ आवाज, कुछ सिग्नल्स, कुछ फ्रीक्वेंसी के साउंड भेजे गए। मान लो यहाँ पे ऑब्स्टकल है, तो कुछ ऑब्स्टकल होगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा साउंड को ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर डायरेक्शन में किया तो यहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है, तो उसको क्या करता है, रिसीवर रिसीव करता है साउंड को रिसीव किया। अब वाटर में क्या स्पीड होती है वो हमें पहले से पता होता है, पहले से कैलकुलेट किया रहता है। वाटर में क्या स्पीड है साउंड की वो पता रहती है। टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रांसमिट और यहाँ से ट्रांसमिशन और रिसीविंग टाइम के, रिसीविंग के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का, उसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड पता है, टाइम पता है। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, या 2D हम लिख सकते हैं, साउंड जा भी रहा आ भी रहा, तो डिस्टेंस क्या आ जाती है, S/T 2T। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल, या फिर सबमरीन वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है, सोनार से भेजा जाता है सिग्नल और दूसरी सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया जाता है, डिस्टेंस उसकी फिगर आउट कर ली जाती है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग एंड अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है हमारी, या ऑडिबल रेंज जिसको बोलते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 K हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज। इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। इसके नीचे को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। जो हमारी ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 kHz। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, अबव 20 kHz। और बिलो देन 20 हर्ट्ज क्या होती है, इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, सिंपली वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20 kHz से ज्यादा हो। अब क्या होता है, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बैट का देखते हैं, सिंपली जैसे मैंने सोनार का पढ़ा बताया था ना, वैसे ही ये होने वाला है। यहाँ पे भी वही खेल होगा, ये जाएगा साउंड भेजेगा, ऑब्स्टेकल से टकरा के आएगा और ये कैलकुलेट कर लेगा डिस्टेंस। अब ये मत सोचना कि इसके पास क्या मशीन होगी, हमारा दिमाग भी तो एक मशीन ही तो है। ठीक है, तो वैसे इसका भी दिमाग कैसे पहले से ही ट्रेंड रहा होगा।
जो कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मेटल वगैरह बीच में डिफेक्ट हो जाते हैं। अब डिफेक्ट को कैसे पता किया जाए, तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है और यहीं पे डिटेक्टर होता है या रिसीवर होता है। यहाँ पे डिटेक्टर लगा लेते हैं और यहाँ पे भी एक डिटेक्टर व रिसीवर लगा लेते हैं। अब जहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट नहीं है तो वहां पे साउंड इजीली पास हो जाएगा और डिटेक्टर यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जहाँ पे कहीं फ्लॉज या डिफेक्ट है वहां से साउंड लौट जाएगा, वहां पे जो डिटेक्टर लगा रहेगा या फिर डिटेक्टर यहाँ पे लगा देते हैं, वो रिसीव करेगा क्या, साउंड। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये अल्ट्रासाउंड जो होगा ना उसको, देखो साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए होगा। अब जो स्पीड इसकी यहाँ पे रहेगी ना, हो सके कुछ साउंड ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन वो स्पीड इसको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या मीडियम आ जा रहा है, वैक्यूम होगा क्रिएट, या वैक्यूम नहीं है तो चलो गैस होगा। ठीक है, जो स्पीड यहाँ पे जितने जल्दी डिटेक्टर रिसीव करेगा उतने जल्दी यहाँ पे रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही यही कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, यूज होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं ह्यूमन ईयर की। ये थ्योरी वाला टॉपिक है। ठीक है, इसको आप बुक से एनसीईआरटी से पढ़िएगा या आपकी जो भी बुक हो तो उससे आप पढ़िएगा। ये क्या होता है, आउटर ईयर पिन्ना होता है, आउटर ईयर में पिन्ना होता है और ये ऑडिटरी कैनाल होती है। अब क्या होता है, ये पिन्ना का काम क्या होता है, साउंड कलेक्शन का। ऑडिटरी कैनाल इसको पहुंचाती है कहाँ तक, मिडिल ईयर तक। ठीक है, मिडिल ईयर में क्या होता है, तीन बोन्स होती है। मिडिल ईयर से पहले क्या होता है, ईयर ड्रम होता है एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। और मिडिल ईयर में क्या होता है, तीन बोन्स होती हैं, हैमर होता है, एनविल होता है, स्टाइरप होता है। स्टाइरप हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। ये काम क्या करती हैं, उसको एम्पलीफाई करती हैं, किसको, जो साउंड के वाइब्रेशन आए हैं। उसके बाद फिर साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं, साउंड एनर्जी है, वो अंदर इनर ईयर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। इनर ईयर में क्या होता है, कॉक्लिया होता है। ये सब क्या करते हैं, उस वाइब्रेशन को, उस डिस्टरबेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में। और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या होती हैं, हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इम्पल्सेस जो होती हैं इलेक्ट्रिक, उन्हीं को कैरी करती कहाँ तक, ब्रेन तक। और ब्रेन समझने का काम करता है साउंड को। ठीक, अब हमारा मेन टॉपिक आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं, लोगों के दिमाग चकरा जाते हैं उस टाइम। ये नए क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन वन देखते हैं हम लोग। ए की ऑफ ए मैकेनिकल पियानो स्ट्रक जेंटली एंड देन स्ट्रक अगेन बट मच हार्डर दिस टाइम। एक पियानो है, ऐसे ऐसी उसकी कीज होंगी, इसको स्टक किया जाता है पहले तो नॉर्मल, ठीक है, जेंटली स्ट्रक किया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, उसी को हार्डर मतलब बहुत तेजी से मारा गया। ठीक है, तो दोनों में पूछा है कि साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों केसेस में साउंड पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर जेंटली स्टक किया जा रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, A1। और दूसरे में जब इसको हार्डर किया जा रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली चीज, क्या मीडियम चेंज हुआ, पहले पियानो था फिर हम गिटार लेके आए, ऐसा नहीं, वो पियानो ही था, वो सेम की ही को प्रेस किया गया मच हार्डर। तो क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने वाली नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो पिच नहीं चेंज होगी। ठीक है, पिच ये चेंज होने वाली नहीं है, ये डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे। और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड क्या बोल सकते हैं इसको, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं लाउडनेस किस पे डिपेंड होता है, एम्पलीट्यूड पे, या पिच किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो क्या साउंड विल बी लाउडर, क्या साउंड लाउडर होगा, हाँ ये होने वाला है, बट द पिच विल नॉट बी डिफरेंट। हाँ ये ऑप्शन सही है ना, पिच कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, और साउंड क्या होगा, लाउडर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन सोनार वी यूज, क्या सोनार में क्या यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्यों? क्योंकि वाटर में ट्रेवल करना होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इनको टाइम कितना कम लगेगा ट्रेवल करने में। ठीक है, टाइम कम कम लगेगा, इसका मतलब क्या, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है इस साउंड की, तो इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं। साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ, साउंड एयर में ट्रेवल करता है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या पार्टिकल मूव कर जाते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस? नहीं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ठीक है, अपने मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो फ्रो मोशन करते हैं, वो अल्टीमेटली अपने ही पोजीशन पे आके रुक जाते हैं, तो उसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल नहीं करते ये। ठीक है, एक वाइब्रेशन वाला मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या साउंड ट्रेवल करेगा? नहीं, मॉइस्चर होना जरूरी है। डिस्टरबेंस मूव, क्या डिस्टरबेंस मूव होती है तब ट्रेवल करता है साउंड? हाँ, डिस्टरबेंस मूव होनी चाहिए, और मीडियम चाहिए। ठीक है, मीडियम है तभी तो डिस्टरबेंस मूव कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? डिस्टरबेंस मूव, बोथ पार्टिकल्स एज वेल एज डिस्टरबेंस, नहीं पार्टिकल तो नहीं होते हैं। चलो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करते हैं। एक गर्ल बैठी है, पार का डायमेंशन क्या है? 12 इंटू 12 मीटर है। ऑन द लेफ्ट साइड, डायमेंशन पहले इस पार को बना लेते हैं। 12, 12 का है। इसके लेफ्ट साइड क्या है? एक बिल्डिंग है, और राइट साइड में क्या है? वो एक रोड है। गर्ल यहाँ बीच में बैठी हुई है। अब क्रैकर यहाँ से कितनी दूर होगा? 6 मीटर, और इस वॉल से कितना दूर होगा? 12 मीटर। ठीक है, अब ये पूछा गया, अ साउंड इज प्रोड्यूस ऑन द रोड बाय ये क्रैकर, इस क्रैकर को चलाया गया, कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। इज इट पॉसिबल फॉर द गर्ल टू हियर एन इको ऑफ दिस साउंड, क्या पॉसिबल है गर्ल के लिए कि इस साउंड का इको सुनाई दे? हमें पता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितनी होती है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकंड होती मिनिमम, दोनों के बीच में, दोनों साउंड के बीच में गैप कितना चाहिए इसको? 0.1 सेकंड चाहिए। पहला साउंड सुनाई दिया 6 मीटर, 6/340, 340 स्पीड ऑफ द साउंड 6 मीटर पे है। ठीक है, ये टाइम निकल के आ जाएगा T1। दूसरा साउंड सुनाई देगा इसको कब? जब ये 6 मीटर यहाँ पे, 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा साउंड, उसके बाद 6 मीटर वापस लौट के आएगा, तो 12×6 = 18, 18/340। ठीक है, तो T2 माइनस T1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 होना चाहिए। क्या ऐसा है? देखते हैं। 18/340 माइनस 6/340। ठीक है, ये कितना आता है? डिवाइड करेंगे, लगभग ये आपका आने वाला है, ये आने वाला है समथिंग 0.035। क्या ये 0.1 से बड़ा है? नहीं, ये तो छोटा हूँ निकला, 0.035, लेस देन 1। 0.1 या लेस देन 0.1 हुआ तो क्या इसको इको सुनाई देगा? नहीं, दोनों के बीच के टाइम लैग कितना है? 0.035 है, और जो कि 0.1 से कम है। 0.1 क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है, तो जिस इको सुनाई नहीं देने वाला है। अब ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। थंडरस्टॉर्म, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए थंडरस्टॉर्म इन इज हर्ड 10 सेकंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन। क्या होता है जब बादल वगैरह, बरसात वगैरह होती रहती है, तो हमें यहाँ पे लाइटनिंग जब होती है, तो बादल वगैरह टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है, आगे आप लोग पढ़ोगे। तो उसमें क्या होता है कि हमें, जो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है घर के अंदर, बरसात हो रही तो घर के अंदर ही बैठा होगा, इसको ये लाइट जो है वो पहले दिखाई देती है, और साउंड करीब 10 सेकंड बाद सुनाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकंड होती है इसकी स्पीड, लाइट की। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड, बस 340 मीटर पर सेकंड। ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू है। अब 3 पे मत जाना, ये 3 के पास 8 जीरो भी लगे हैं। ठीक है, इतनी स्पीड है इसकी। और इसकी स्पीड कितनी है? मात्र 340। तो पहले क्या हमें दिखाई देगा? पहले क्या ऑब्जर्व होगा? पहले हमें लाइट दिखाई देगी, बाद को हमें साउंड सुनाई देगा। अब बात करते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय टू सेपरेट डायग्राम इन ईच केस। हर केस में हमें क्या करना है? दो सेपरेट डायग्राम बनाने हैं। पहला क्या? केस नंबर 1 में क्या है? टू टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? बनाते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मीन पोजीशन से डिस्टेंस की। अब देखते हैं मीन पोजीशन से इसकी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुई है वो सेम रखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड होती है। देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, इतनी दूर में 4 साइकिल चल लिया, अभी तक 3 साइकिल चला था। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या रखा? सेम रखा, ये होता है एम्पलीट्यूड, ये हमने सेम रखा। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब क्या? इसको और घना कर दिया। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है? टू साउंड वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब ऐसे ही दोनों बनने वाले हैं ग्राफ। थोड़ा रफ डायग्राम है। फ्रीक्वेंसी सेम है, देखो यहाँ, मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम है। एम्पलीट्यूड क्या होगा? एक सेकेंड, फिर से बनाते हैं इसको। अब देखते हैं, ये होता है एम्पलीट्यूड। ये क्या हुआ? डिफरेंट है दोनों में, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? लगभग सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, तो फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, टाइम पीरियड सेम है, तो हमें क्या करना होगा? ये वाली लेंथ बढ़ा देनी होगी बस, और फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रखना होगा। सेपरेट एम्पलीट्यूड हमने बढ़ा दिया, और बाकी सब वैसे ही रखा। आई बात समझ में? अब तीसरा आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, तीसरा वाला। Why we hear? Why do we hear the sound produced by humming bees while the sound of vibration of pendulum is not heard? तो सिंपल सी बात है, अगर हम हियर कर पा रहे हैं तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सुनाई देता है साउंड, तो क्या ऑडिबल रेंज के बीच में होगा। हमिंग बर्ड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 20 टू कितने में प्रोड्यूस कर रहे हैं? 20 to 20 किलो हर्ट्ज हमिंग बर्ड। और वही बात करते हैं पेंडुलम की, ये लेस देन 20 किलो हर्ट्ज। एक, सॉरी, लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, कौन? पेंडुलम। और ह्यूमिंग बर्ड इस रेंज में साउंड प्रोड्यूस कर। तो ठीक है, यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, तो मैं आपको पीपीटीज वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो होंगी मेरे पास, मैं आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए कीजिए, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वीडियोस वगैरह बनाऊँगा, और शॉर्ट वीडियो रखूँ, 10 से 15 मिनट, जो आप लोग बैठे बैठे खाना खाते खाते ब्रश करते करते आप लोग देख सकें। ठीक है, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं आने वाले सेशंस। इसके बाद मैं क्लास 10th की थोड़ी सी टॉपिक्स कवर करूँगा फिजिक्स के, और थोड़े क्या सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री पे आ जाएंगे हम लोग, फिर बायो पे। ठीक है, इसको देखिएगा, आपको पूरा साउंड समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।